हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षाओं में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं जो नेशनल इनकम के हमारे न्यूमेरिकल्स थे उनमें से कुछ न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगी। और ये जो न्यूमेरिकल हैं ये आप लोगों के कमेंट बॉक्स के अंदर लड़की है एक दादरी से, मुस्कान जिसका नाम है, उसने मुझसे कई बार रिक्वेस्ट की है और मुझे बड़ी खुशी हुई ये जानकर कि इस लड़की का कोई भी टीचर नहीं है, लेकिन फिर भी इसने मेरी बनाई हुई सारी वीडियोज़ से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है। कुछ इसकी जो प्रॉब्लम्स थी वो इसने मुझे बताई, कमेंट करके बताई, और आज उन्हीं न्यूमेरिकल्स को, उन्हीं प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करवा रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों न ये जो न्यूमेरिकल हैं ये सबके प्रॉब्लम भी हो सकती है, कईयों की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो इसीलिए मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, पहला जो न्यूमेरिकल है जिसके अंदर मुस्कान को प्रॉब्लम आई, उसकी स्टेटमेंट आप सभी के सामने है, जिसके अंदर सबसे पहले प्रयोज्य आय दे रखी है, निगम कर दे रखा है, विदेशों से निवल कारक आय दे रखी है, अवितरित लाभ, व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर और हस्तांतरण भुगतान, ये गिवन है। हमें निकालना क्या है? हमें इससे निकालनी है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय निकालनी है, जो कि आप सभी को पता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होती है, कारक लागत पर होती है। तो बच्चों, ये सवाल करने से पहले हमें एक बार फिर से जाना पड़ेगा, जो हमारी बुक है, पुस्तक है, उसका पेज नंबर 72 है, ये मैं आप सभी को दिखा रही हूँ, जिसके अंदर आपको दे रखा है कि कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद से हम निजी क्षेत्र को निवल घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय, और उसके बाद उसमें से हम निजी आय और फिर व्यक्तिगत आय, और इस तरह से हम प्रयोज्य आय, ये सब निकालते हैं। तो ये सब निकालने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि व्यक्तिगत आय, प्रयोज्य आय, या जो भी हमारे निजी क्षेत्र को निवल घरेलू क्षेत्र से प्राप्त आय है, ये सब हम कैसे निकालेंगे। उन सब के लिए हमें एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट चाहिए, जो कि हम जिसे कहते हैं कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद। कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद क्या है हमारा? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है, वहाँ से हम चलेंगे तब हम निकाल सकते हैं कि निजी क्षेत्र को एनडीपी का कितना भाग प्राप्त हुआ, या फिर निजी आय क्या है, या व्यक्तिगत आय क्या है। ये सब हम कहाँ से निकालेंगे? ये सब हम निकालेंगे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में मैंने बताया था कि इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के अंदर निजी क्षेत्र को एनडीपी का एक भाग तो निजी क्षेत्र को जाता है और एक सरकारी क्षेत्र को जाता है। तो जो हमारा निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र को जो एनडीपी का भाग है, एक भाग ये है और दूसरा भाग हमारा सरकारी क्षेत्र को है। अब निजी क्षेत्र जो होता है, एनडीपी का निजी क्षेत्र जो है, उसके अंदर चार चीज़ें होती हैं जो मैंने दिखा रखी हैं कि भाई विदेशों से निवल कारक आय, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, और सरकारी क्षेत्र से प्राप्त चालू हस्तांतरण, और शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण। इन चारों चीज़ों को अगर हम एनडीपी का जो भाग निजी क्षेत्र को प्राप्त हुआ है उसके अंदर प्लस कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो हमें निजी आय मिलती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के दो हिस्से हो गए, एक निजी क्षेत्र को, दूसरा सरकारी क्षेत्र को। फिर जो निजी क्षेत्र को था उसके अंदर हमने ये चार चीज़ें जोड़ दी: नफिया, विदेशों से निवल कारक आय, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, सरकारी क्षेत्र से प्राप्त चालू हस्तांतरण, और शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण। तो इससे हमारे पास निजी आय आ जाएगी। अब इस निजी आय में से हमें दो चीज़ें माइनस करनी है, वो है निगम कर और अवितरित लाभ। जब निगम कर और अवितरित लाभ को हम घटा देते हैं निजी आय में से, तो हमें व्यक्तिगत आय प्राप्त होती है। जो हमारा न्यूमेरिकल है, जो कि हमें समस्या के तौर पर आज हम सोल्व करने जा रहे हैं, ये न्यूमेरिकल यहीं से सोल्व होगा। यहाँ पर व्यक्तिगत आय दे रखी है, जो कि इस न्यूमेरिकल के अंदर दी हुई है व्यक्तिगत आय। तो यहाँ से हमें चलना है। तो हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि व्यक्तिगत आय जो दे रखी है हमें, उससे नीचे भी दे है, देखिए व्यक्तिगत आय में से दो चीज़ें और माइनस कर देते हैं तो हमें प्रयोज्य आय मिलती है। तो जो ये हमारा सम है, यहाँ पर हमें प्रयोज्य आय ही दे रखी है।
तो प्रयोज्य आय से हम शुरू करेंगे। तो कैसे शुरू होगा कि प्रयोज्य आय जो आय है उसके अंदर हम उल्टा करेंगे। प्रयोज्य आय के अंदर अगर हम प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर और सरकारी प्रशासनिक विभागों की प्राप्तियां इनको जोड़ देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय के अंदर फिर हम निगम कर और अवितरित लाभ को जोड़ेंगे तो निजी आय आएगी। और निजी आय के अंदर ऊपर के जो हमारी चार चीज़ें हैं उनको हम माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस हुई थी तो अब हम अब की बार क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे तो हमारी निजी क्षेत्र को आय आ जाएगी। और इस निजी क्षेत्र की आय के अंदर फिर हम सरकारी क्षेत्र की आय को प्लस कर देंगे तो हम उल्टा चल रहे हैं तो हमें एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। यानी कि हमें क्या करना है, हमें एक तरह से उल्टा चलना है। जो हमारी प्रयोज्य आय है, प्रयोज्य आय जो है, प्रयोज्य आय से हम चलेंगे। प्रयोज्य आय के अंदर हम ये दो चीज़ें जो ऊपर दे रखी हैं इनको हम प्लस करेंगे और प्लस करने से फिर हम व्यक्तिगत आय पर पहुंचेंगे। फिर व्यक्तिगत आय के अंदर ऊपर दो चीज़ें दी हुई हैं, जो इनमें से नहीं है हम उसको छोड़ देंगे, जो है उसको हम प्लस कर देंगे तो हम निजी आय पर आ जाएंगे। फिर हम जो ऊपर की चार चीज़ें हैं इनमें से जो जो दिया हुआ है उसको हम माइनस कर देंगे तो हम निजी क्षेत्र को निवल घरेलू आय पर पहुँच जाएंगे। और इसके अंदर फिर हम प्लस करेंगे सरकारी क्षेत्र की आय तो हमारे पास एनडीपी आ जाएगी फैक्टर कॉस्ट पर। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। फिर हम वहाँ से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पर चलेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं अब इस सवाल को। ये हमारी स्टेटमेंट है जो हमें दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा है कि हम क्या करेंगे, प्रयोज्य आय को लेंगे। प्रयोज्य आय के अंदर हम प्लस करेंगे व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि प्रयोज्य आय के अंदर अगर हम प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर, ये नीचे जो सरकारी प्रशासनिक विभागों की विविध प्राप्तियां हैं ये हमारे स्टेटमेंट में दी हुई नहीं है तो हम इसको शून्य मान लेंगे। तो हम प्रयोज्य आय के अंदर क्या करेंगे, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर को सबसे पहले प्लस करेंगे तो हम फिर आ जाएंगे व्यक्तिगत आय के ऊपर। तो मैंने ऐसे ही यहाँ पर लिखा है प्रयोज्य आय प्लस व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर, उसके अंदर फिर प्लस किया है मैंने निगम कर। तो जब प्रयोज्य आय के अंदर हमने व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर को जोड़ा तो हम व्यक्तिगत आय पर पहुंच गए। और फिर उसके अंदर जब मैंने निगम कर को जोड़ा और अवितरित लाभ जो हैं उनको जोड़ा तो हम कहाँ पर पहुंच जाएंगे, निजी आय पर। इसके बाद जो हस्तांतरण भुगतान है उसे हम माइनस करेंगे क्योंकि ये ऊपर प्लस हुआ है। जब निजी आय के अंदर सरकारी चालू जो हस्तांतरण है, ये चीज़ जो है सरकारी क्षेत्र से प्राप्त चालू हस्तांतरण, ये एक ही चीज़ जो तीसरे नंबर पर है, ये एक ही चीज़ हमें दी हुई है तो इसे हम माइनस कर देंगे तो हम कहाँ पर आ जाएंगे, एनडीपी का वो भाग हमारे पास आ जाएगा जो निजी क्षेत्र को प्राप्त हुआ है। तो मैंने यहाँ पर ऐसे ही किया है। प्रयोज्य आय के अंदर मैंने व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर को पहले प्लस करेंगे तो हम किस पर आ जाएंगे, तो हम आ जाएंगे व्यक्तिगत आय के ऊपर। उसके अंदर फिर मैं निगम कर को जोड़ूंगी और अवितरित लाभ को जोड़ूंगी तो आ जाएंगे हम निजी आय के ऊपर। और उस निजी आय में से जब मैं हस्तांतरण भुगतान को माइनस कर दूंगी तो हमारे पास आ जाएगा निजी क्षेत्र का वो हिस्सा जो एनडीपी को प्राप्त होता है। तो ये सब करने के बाद हमारे पास 10,000 आ जाता है। लेकिन आगे अगर हम ये अभी हमारे पास क्या आया है, निजी क्षेत्र को निवल घरेलू क्षेत्र से प्राप्त कारक आय आई है। लेकिन इसके अंदर प्लस करने के लिए हमें सरकारी क्षेत्र को निवल घरेलू क्षेत्र से जो प्राप्त कारक आय है वो चाहिए। अब वो है नहीं तो इसका मतलब एनडीपी जो हमारी निजी क्षेत्र को निवल घरेलू आय से प्राप्त आय कारक आय हुई है वही हमारी क्या है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है। और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से हमें एनएनपी पर जाने के लिए क्या चाहिए, उसके लिए हमें एनएफआईए चाहिए यानी कि नफिया चाहिए, वो भी हमें नहीं दिया हुआ है तो इट मीन्स वो जीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें निजी क्षेत्र से एनडीपी का वो भाग जो निजी क्षेत्र को प्राप्त हुआ है वही हमारा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है। तो ये पहला सम हमारा हुआ जिसके अंदर हमने क्या किया है, हम उल्टा चले हैं। हम प्रयोज्य आय से व्यक्तिगत आय पर चले, व्यक्तिगत आय से निजी आय पर चले, निजी आय से निजी क्षेत्र को निवल घरेलू आय वहाँ पर पहुँचे। और उसके बाद सरकारी क्षेत्र की निवल घरेलू आय थी ही नहीं, ना ही हमारे पास नफिया था। तो जो एनडीपी का जो भाग निजी क्षेत्र को प्राप्त हुआ वही हमारी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हो गई, राष्ट्रीय आय हो गई। तो ये पहला सम जो हमने सोल्व किया, जो कि मुस्कान जो लड़की थी उसकी जो समस्या थी। इसके बाद उसका जो अगली प्रॉब्लम है, वो अगला जो सम है वो उसने भेजा है मेरे पास से कि जो व्यक्तिगत आय है, व्यक्तिगत आय दे रखी है हमें 2450, निजी निगम की बचतें हैं इसमें 25, निगम कर 45 दे रखा है, सरकारी प्रशासनिक विभागों द्वारा चालू हस्तांतरण ये 60 है। तो ये हमारी पूरी स्टेटमेंट है।
इससे हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पर भी NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो ये मैं सवाल इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि जो मैंने अभी सवाल करवाया है आपको, ये सवाल भी इसी तरीके से निकलेगा, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने अभी पहले वाला सवाल किया है। तो यहाँ पर भी हमें उल्टा चलना है। तो यहाँ पर हमें प्रयोज्य आय नहीं दे रखी, यहाँ पर हमें व्यक्तिगत आय दे रखी है। तो इस सवाल के अंदर हम प्रयोज्य आय से नहीं चलेंगे, हम व्यक्तिगत आय से चलेंगे। तो व्यक्तिगत आय से चलने के लिए इसके हमें पहले निजी आय पर पहुँचना है। तो उसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे हम, निजी आय निकालने के लिए व्यक्ति जो आय है उसके अंदर हम निगम कर को जोड़ेंगे और निजी निगम की जो बचते हैं उनको जोड़ेंगे। तो व्यक्तिगत आय हमारा स्टेटमेंट के अंदर 2450 दे रखा है, निगम कर 45 दे रखा है और निजी निगम की जो बचते हैं वो 25 दे रखी हैं। तो जब 2450 जमा 45 और इसके अंदर प्लस करेंगे हम 25, तो हमारा ये आएगा 2520। तो जो 2520 है वो हमारी निजी आय है। अब निजी आय से हमें आगे किस पर चलना है, एनडीपी का वो भाग जो निजी क्षेत्र को प्राप्त होता है। तो निजी क्षेत्र को एनडीपी से प्राप्त, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम 4 चीज़ों को प्लस करते हैं, लेकिन क्योंकि अब हम उल्टा चल रहे हैं तो अब हम उनको माइनस करेंगे। उन 4 चीज़ों में से 4 चीज़ें कौन कौन सी थी, एक NFIA नफिया था, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज था, सरकारी क्षेत्र से प्राप्त चालू हस्तांतरण था और शेष विषयों से प्राप्त चालू हस्तांतरण था। उन चारों में से इस स्टेटमेंट के अंदर हमें सिर्फ एक ही चीज़ दे रखी है और वो है सरकारी अक्षेत्र से प्राप्त चालू हस्तांतरण, जो कि 60 है। तो हम 60 को क्या करेंगे, जो हमारी निजी आय आई है 2520, उसमें से हम 60 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो निजी आय में से जब हम सरकारी चालू हस्तांतरण को माइनस कर देंगे तो ये निजी क्षेत्र का वो हिस्सा आ जाएगा जो एनडीपी से निजी क्षेत्र को प्राप्त होता है। तो ये हमारा 2520 माइनस 60 करने पर 2460 आ जाता है। ये जो 2460 आया है ये एनडीपी का वो भाग है जो निजी क्षेत्र को प्राप्त होता है। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें एनएनपी निकालनी है फैक्टर कॉस्ट पर। तो अब हम निजी क्षेत्र को जो एनडीपी का भाग प्राप्त हुआ है उसके अंदर हम सरकारी क्षेत्र का जो हिस्सा है वो हमें प्लस करना पड़ेगा। तो सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत हमारे पास 2 चीज़ें दी हुई हैं। एक क्या दी हुई है हमें, जो कि है हमारी सरकारी प्रशासनिक विभागों को संपत्ति व उद्यमवर्ती से प्राप्त आय, जो कि स्टेटमेंट के अंदर 50 है। दूसरी चीज गैर विभागीय उद्यमों की बचते, जो कि स्टेटमेंट के अंदर 40 है। तो 50 और 40 ये 2 चीजें क्या हैं, सरकारी क्षेत्र को जो एनडीपी का हिस्सा प्राप्त होता है उसके 2 पार्ट हैं। तो इन दोनों पार्टों को हम निजी क्षेत्र के अंतर्गत जोड़ देंगे। तो निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी थी हमारी 2460, उसके अंदर हमने 50 और 40 को और जोड़ दिया तो वो हमारी क्या आ जाएगी, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी 2550। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन इस सवाल के अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर एनएफआईए दे ही नहीं रखा। जब डोमेस्टिक से हम नेशनल पर जाएंगे, एनडीपी से हम एनएनपी पर जाएंगे तो हमें नफिया चाहिए, वो नफिया है ही नहीं, तो इट मीन्स वो शून्य है। तो जो हमारा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है वही हमारा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट भी है। तो इस स्टेटमेंट का ये जो स्टेटमेंट थी, ये जो सम था, इसका आंसर आएगा हमारा 2550। तो इसके अंदर भी हमने जो हमारा पहला सम था बिल्कुल उसी की तरह हम उल्टा करके चले हैं, जो कि हमारे पेज नंबर 72 के ऊपर हमें दिया हुआ है कि हम किस तरह से एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी, सरकारी क्षेत्र की हिस्सेदारी, वहीं से हम निजी आय और व्यक्तिगत आय और प्रयोज्य आय निकालते हैं। तो वहीं से ये जो हमारा सम है ये सोल्व होगा। हमें उल्टा करके चलना है, हम प्रयोज्य आय से व्यक्तिगत आय निकालेंगे, व्यक्तिगत आय से निजी आय निकालेंगे, निजी आय से निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी निकालेंगे और निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी के अंदर सरकारी क्षेत्र की हिस्सेदारी को जोड़कर हम एनडीपी को प्राप्त करेंगे और एनडीपी से ही हम एनएनपी को निकालेंगे। तो इस तरह से ये जो 2 सवाल थे, ये 2 सवाल हमारे जो पेज नंबर 72 के ऊपर हमें समझाया गया है चार्ट बनाकर, वहाँ से हमारे ये 2 सम सोल्व होंगे। इसके बाद एक और तीसरा सवाल है जो कि इसी लड़की की समस्या थी, जो कि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो तीसरा सम भी हम कर लेते हैं। तीसरे सम के अंदर जो हमें स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट व्यय विधि से एक सवाल है। ये जो हमारी स्टेटमेंट है व्यय विधि से हमें एनएनपी निकालनी है फैक्टर कॉस्ट पर। तो स्टेटमेंट के अंदर हमें निजी अंतिम उपभोग व्यय दे रखा है, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय दे रखा है, निवल घरेलू पूंजी निर्माण, निवल निर्यात, अप्रत्यक्ष कर, रियायतें और नफिया यानी कि विदेशों से निवल कारक आय, स्थायी पूंजी का उपभोग, ये सब हमें स्टेटमेंट में गिवन है। ये हमारा तीसरा सम है और ये हमें व्यय विधि से निकालना है।
तो बच्चों, आप सभी को याद होना चाहिए कि व्यय विधि के अंतर्गत मैंने क्या समझाया था कि व्यय विधि के अंतर्गत सबसे पहले हमें निजी अंतिम उपभोग व्यय और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, ये हमारे पेज नंबर 177 के ऊपर ग्राफ से बनाकर समझाया गया है कि जो हम सबसे पहले क्या मिलेगा हमें, निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। उसके अंदर हम प्लस करते हैं सकल घरेलू पूंजी निर्माण, और स्टॉक में परिवर्तन अगर है तो हम वो भी उसके अंदर प्लस करेंगे। और तीसरी चीज़ होती है हमारी निवल निर्यात, जिसके अंदर हमारा निर्यातों और आयातों का अंतर होता है। जब हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो इन तीनों को जोड़ने के बाद हमें जो प्राप्त होगा वो होगा हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस। मैंने आपको बताया था कि एक उत्पाद विधि और व्यय विधि ही ऐसी विधियां हैं जिसके अंदर हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिलता है। आय विधि के अंदर हमें सीधे सीधे एनडीपी मिलता है, और वो भी फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। तो चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा पहला कंपोनेंट दे रखा है यहाँ पर निजी अंतिम उपभोग व्यय, जो कि 210 है, उसे उठाते हैं। निजी अंतिम उपभोग व्यय के बाद सरकारी अंतिम उपभोग व्यय 50 है, उसको प्लस करेंगे। इसके बाद तीसरी चीज हमारी क्या थी, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है इसके अंदर सकल घरेलू पूंजी निर्माण नहीं, निवल घरेलू पूंजी निर्माण है, तो हम इसे सकल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, निवल को सकल बनाने के लिए हम उसके अंदर क्या जोड़ते हैं, स्थायी पूंजी का उपभोग, तो वो भी स्टेटमेंट के अंदर दे रखा है सबसे नीचे 25। तो हम क्या करेंगे, निजी अंतिम उपभोग व्यय जो कि 210 है, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय जो कि 50 है, निवल घरेलू पूंजी निर्माण जो कि 40 है, और इसे सकल बनाने के लिए लास्ट में जो हमारा स्थायी पूंजी का उपभोग है जो कि 25 है, उसे प्लस करेंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। इसके बाद हमें अगली चीज क्या चाहिए, निवल निर्यात जो कि यहाँ पर -5 है, तो वो हम उठाएंगे। तो इन सब को उठाने के बाद, सबको जोड़ने के बाद हमारा क्या बन जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस बन जाएगा। तो 210 के अंदर हम 50, 40 और 25 को जोड़ेंगे और -5 करेंगे, तो हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा 320। हमें निकालना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमें ग्रोस से नेट पर भी जाना है, हमें डोमेस्टिक से नेशनल पर भी जाना है, और हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर भी जाना है। तो क्या करेंगे उसके लिए, हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस के अंदर से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, जिससे हम किस पर चले जाएंगे, ग्रॉस से नेट पर। फिर हम प्लस करेंगे एनएफआईए, जिससे हम डोमेस्टिक से नेशनल पर पहुंच जाएंगे। और फिर हम माइनस करेंगे निट, जिससे हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर पहुंच जाएंगे। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमारा 320 है, उसके अंदर से हम -25 करेंगे डेप्रिसिएशन, +3 करेंगे नफिया, और जो निट है वो होता है हमारा जो हमारे अप्रत्यक्ष कर और रियायतें जो होती हैं उनका अंतर। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर हमारा 30 दे रखा है और रियायतें हमारी 5 है। तो अप्रत्यक्ष कर में से जब हम रियायतों को माइनस कर देंगे तो वो हमारा निट आ जाएगा। तो निट को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 320 में से हम हमारा क्या हो जाएगा कि डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस का है, और निट जो कि वो भी हमारा 25 ही है वो भी माइनस का है, और 3 हमारे प्लस होंगे। तो 25 जो है ये हमारे 50 माइनस के हो गए और प्लस के हमारे 3 हो गए। तो यहाँ पर हमें 47 मिलेगा, और 320 में से जब हम 47 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 273। ये हमारा एनएनपी है फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। तो ये सम हमने कैसे किया, व्यय विधि के द्वारा किया। इसके अंदर कुछ भी अलग नहीं था, सिर्फ अलग क्या दे रखा था कि निवल घरेलू पूंजी निर्माण दे रखा है, और जबकि हमने जो समझा था फार्मूला वहां पर हमें सकल घरेलू पूंजी निर्माण हमें दे रखा था। तो निवल को हम सकल बनाएंगे कैसे, डेप्रिसिएशन को जोड़कर। बाकी सब बिल्कुल वैसे ही है जो समझाया गया था। तो उम्मीद है आप सभी को ये तीनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे, और इस तरह की अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझाऊँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।